आखिर हुआ वही जो कि होना था। कनाडा ने फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजास को खत्म कर दिया है और इसकी वजह से जो वीजा परमिट है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में एजुकेशन सीख करते हैं या वो लोग जो कनाडा में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बड़ा सेटबैक है और साथ ही साथ इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जीआरई और आईएलटीएस और इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन सब के लिए एक बड़ा सेटबैक है। कनाडा आने को, कनाडा में जॉब करने को, कनाडा में पढ़ाई करने को कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफी मुश्किल कर दिया है। काफी टाइट मेजर्स वो इस पर लगाएंगे कि आप कनाडा में कब आ सकते हो, किस तरह से आ सकते हो। जो कंपटीशन है, जो एग्जाम्स हैं वो काफी टफ हो जाएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो एग्जाम्स हैं उनको भी काफी टफ किया जाना है। कनाडा एंड्स फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजास, बिग ब्लो टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडिया, राइट। सो कनाडा ने ऑफिशियली इन वीजास को खत्म कर दिया है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, जो एसडीएस प्रोग्राम वो चलाते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसको बंद कर दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट देता था, राइट। द प्रोग्राम्स एब्रप्ट कैंसिलेशन कम्स एज अ पार्ट ऑफ कनाडाज ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू मैनेज द ग्रोइंग इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। देखिए, हर एक देश जो होता है, हर एक राज्य जो होता है, उसके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड लैंड होता है और उन्हीं रिसोर्सेज पर उसके खुद के नेटिव सिटीजन्स भी रह रहे हैं और लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी का इन्फ्लक्स अगर होता रहेगा तो उस राज्य के, उस देश के रिसोर्सेज पर बर्डन बढ़ता रहेगा, राइट। इसी बीच इंडिया और कनाडा के रिलेशंस भी खराब होते हैं और इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट को लेकर भी एक जवाब है कि भाई अगर आप हमारे साथ रिलेशंस खराब करोगे तो हम आपकी जनता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट इट इज ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि भाई हमारे देश की जो जनता, जो मेहनती जनता है, जो कनाडा में जाके मेहनत करना चाहती है और उससे रिवॉर्ड्स बनाती है काफी ज्यादा, वो हमारे देश में काम करके भी, हमारे देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके भी काफी ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकती है। तो ये एक समय है जब हमें अपने आप को मजबूत करना है कि हमें कनाडा ना जाकर के अपने देश में रहकर पढ़ाई करनी है, हमें ऑफिसर बनना है और ऐसे यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके समाज में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की तरीके जाना है, राइट। और कौन से मेजर्स लिए गए हैं? वर्क परमिट्स, जो स्पाउसेस के लिए वर्क परमिट्स होते थे उनको लिमिट कर दिया गया है। साथ ही साथ लैंग्वेज और एकेडमिक बेंचमार्क्स जो हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता था, साथ ही साथ एकेडमिक बेंचमार्क्स जो हैं उनको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। फाइनेंशियल प्रूफ रिक्वायरमेंट्स, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। नए स्टडी परमिट्स पर 2025 के लिए जो नए स्टडी परमिट्स हैं उन पर कैप लगा दिया जाएगा, मतलब इससे ज्यादा लोग हमारे यहां नहीं आ सकते फॉर स्टडी पर्पसेस एज वेल। इंपैक्ट क्या होगा इसका स्टूडेंट्स पर? एडमिशन और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रूफ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो अफोर्डेबल ना रह जाए। इंडियन स्टूडेंट्स विल नीड टू प्रोवाइड हायर फाइनेंशियल प्रूफ टू डेमोन्स्ट्रेट दे कैन सपोर्ट themselves and their dependents, making it harder for students from middle income families to meet financial requirements, right? Work opportunities limit हो जाएंगी for spouses, right? तो अब आप अपने spouses को भेजकर उनको उनके बेसिस पर, जो पहले पंजाब में जैसे काफी ज्यादा होता है कि मान लीजिए कि एक स्पाउस है, उसने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, उसने कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो चूंकि शादीशुदा है तो उसका जो स्पाउस यहां पर रह रहा है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते थे। कनाडा उनको अलाउ कर देता था, इस तरीके से वो पूरी की पूरी फैमिली जाकर कनाडा में शिफ्ट हो जाती थी। बट इसकी वजह से रिसोर्सेज पर बर्डन आने लगा है। पहले तो वो कनाडा को चीप लेबर फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, बट चीप लेबर फोर्स प्रोवाइड करते करते वो संख्या में इतने बढ़ गए हैं कि कनाडा के रिसोर्सेज लिमिट हो गए हैं और उन पर बर्डन बढ़ गया है। देयर विल बी इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर स्टडी परमिट। साथ ही साथ प्रोसेसिंग जो होती है वो भी डिले की जाएगी, उसमें भी काफी डिले होगा, क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, एकेडमिक रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वो काफी ज्यादा है, काफी स्ट्रिक्ट है, राइट। इससे इंडिया और कनाडा की जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी काफी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि लंबे समय से इंडिया और कनाडा इस एजुकेशनल टाइज, जो एजुकेशनल स्टडी प्रोवाइड करते हैं, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ओपन थे इंडियंस के लिए, उनको एक तरीके से बंद किया गया है। तो इससे इंडिया और कनाडा की जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनमें भी काफी खराबी आएगी, बिकॉज इट विल फ्रस्ट्रेट इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो। इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा,
क्योंकि स्टूडेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया में अफेक्ट कनाडाज इकोनॉमी। स्टूडेंट्स की वजह से काफी ज्यादा रेवेन्यू बनाती थी कैनेडियन गवर्नमेंट, अब वो कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। साथ ही साथ देयर विल बी अ शिफ्ट टू कॉम्पीटिंग डेस्टिनेशन, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा और भी जैसे कि यूके हो गया, जर्मनी हो गया, इन सारी जगहों पर जो बच्चों का शिफ्ट है वो बढ़ जाएगा। कनाडा में ना जाकर वो अब इन जगहों पर जाएंगे, राइट। यूएस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देयर विल बी अ परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आगे कैप लगा हुआ है तो जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी डिस्क्रिप्शन होगा। ये माना जाएगा, स्टूडेंट खुद ही मान के चलेंगे कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिप्शन हो रहा है, हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन हो रहा है। साथ ही साथ द इंडियन गवर्नमेंट में एड्रेस कंसर्न्स विद कैनेडियन अथॉरिटीज, पोटेंशियली लीडिंग टू पॉलिसी एडजस्टमेंट्स एंड रिन्यूड डिस्कशन ऑन वीजा एंड स्टूडेंट मोबिलिटी पॉलिसीज। तो अब हो सकता है कि डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स ऐसे किए जाएं कि कनाडा की सरकार और इंडिया की सरकार साथ मिलकर बैठे और वो इस चीज पर डिसाइड करें कि भाई स्टूडेंट की मोबिलिटी को आप अफेक्ट ना करो बिकॉज ऑफ आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इसलिए कुछ ना कुछ पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देयर विल बी इंपैक्ट ऑन एकेडमिक कोलैबोरेशन, एक लंबे समय से चला आ रहा था, उसको अब कहीं ना कहीं कनाडा ने रोक दिया है, कम कर दिया है। इसके लिए आगे हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं? तो ऐसे वीजा पॉलिसीज, जो स्ट्रिंजेंट वीजा पॉलिसीज हैं, उनको रिवाइज करने की जरूरत है। वीजा पॉलिसीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाना चाहिए। साथ ही साथ बायलैटरल स्कॉलरशिप्स और एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए दोनों नेशंस को, जिससे कि एक पर्टिकुलर कंट्री पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पर प्रेशर ना आए। There should be a focus on collaborative research and innovation, joint research initiatives, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रिसोर्सेज पर बर्डन आ रहा हो, बट हमारे देश से जब रिसर्च स्कॉलर्स जाएंगे वहां पर और वो रिसर्च वर्क में कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका तो कनाडा को फायदा भी मिलेगा। तो इसलिए ऐसे ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स हेल्थ केयर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में बढ़ाए जाने चाहिए। कनाडा हमारा बहुत अच्छा पार्टनर रहा है, उसने हमें समय समय पर बहुत हेल्प भी किया है, बट आज जो कैनेडियन प्रीमियर है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर अपने एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक फ्रेंड को लूज करते चले जा रहे हैं। देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, जिससे आपसी रिश्ते जो हैं वो मजबूत हों। दोनों देश जो हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में और रिसोर्सेज के सेक्टर में एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंस बढ़ाएं। बिजनेस पार्टनरशिप्स इंकरेज की जा सकती हैं, नए बिजनेसेस कनाडा में खोले जाएं। कैनेडियन जो बिजनेसमैन है वो आकर के इंडिया में अपने स्टार्टअप्स चालू करें, इंडिया के स्टार्टअप्स कनाडा जाकर के अपने बिजनेसेस को रन कर सकते हैं। साथ ही साथ इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनको हमें खासकर एड्रेस करने की जरूरत है। देयर शुड बी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज फॉर इमिग्रेशन, राइट। इंडियन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए कम से कम इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कनाडाज रीसेंट पॉलिसी चेंजेस रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ एचडीएस प्रोग्राम and the cap on study permits reflect a shift in its approach to managing migration, analyze the potential impact of these measures on India and Canada relations, and suggest ways in which both countries can strengthen their bilateral tie in such times, right? तो इस पर आपको कमेंट करना है, इसको एनालाइज करना है, इस सिचुएशन को। दिस इज अ हाई टाइम कि जब हम ये समझें कि हम अपने देश में रहकर अपने देश के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, हम अपने देश के रिसोर्सेज का यूज करके हम अपने देश में किस तरीके से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक सक्सेसफुल नागरिक की तरह जाने जा सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस सेशन इंफॉर्मेटिव। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।